फोटो में एक सांवले रंग का मिडिल एज्ड आदमी आग के समंदर से बाहर भाग रहा था और उसकी बाहों में करीब 8 साल की एक छोटी बच्ची थी। बच्ची के चेहरे का दाहिना हिस्सा बुरी तरह जल चुका था और वो बेहोश हो गई थी। ये वही बच्ची थी जिसे अर्जुन इतने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। सानवी। फोटो को पकड़ते हुए अर्जुन के हाथ हल्के से कांपने लगे और उसकी आंखें तुरंत गुस्से और दर्द से लाल हो गईं। सानवी के मुस्कुराते हुए चेहरे की वो मासूम और प्यारी यादें उसके दिमाग में किसी फ्लैशबैक की तरह घूमने लगीं। सानवी ने अपनी मीठी आवाज में कहा था, अर्जुन, भले ही कोई और आपको पसंद ना करे, सानवी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। सानवी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, अर्जुन, सानवी हमेशा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनेगी। सानवी ने मासूमियत से कहा था, अर्जुन, क्या हुआ अगर शेखावत अंकल आपसे प्यार नहीं करती? सानवी आपसे बहुत प्यार करती है। सानवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा था, अर्जुन, अगर पॉसिबल हुआ तो क्या मैं बड़ी होकर आपकी वाइफ बन सकती हूँ? अचानक अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, जैसे वो अपने अंदर उठ रहे इमोशंस के तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अपनी लाल आंखों से देखते हुए अर्जुन ने भारी आवाज में पूछा, जिसने सानवी को बचाया था, वो इंसान कहाँ है? वीर ने अर्जुन की इस बेचैन हालत को देखा और एक गहरी बेबस आह भरते हुए कहा, मैंने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा है, लेकिन जो भी हो, कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि मेरी बहन जिंदा है। जब तक वो जिंदा है हम उसे ढूंढ ही लेंगे। ये सुनते ही अर्जुन के हैंडसम चेहरे के एक्सप्रेशंस बेहद सीरियस और डार्क हो गए। जब उस प्राइवेट बूथ का माहौल बहुत ही भारी और सफोकेटिंग हो रहा था, तभी उनके बगल से एक मक्खन लगाने वाली आवाज गूंजी, अर्जुन सर, समीर सर, वीर सर, केके नाइट क्लब में आपका वेलकम है। अर्जुन ने इरिटेट होकर अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का, जो एक चमकीली पिंक शर्ट पहने हुए था, हाथ में वाइन की एक बोतल लिए खड़ा है। वो उनके सामने एक बहुत ही फीक और चापलूसी भरी स्माइल के साथ खड़ा था। फोटो में एक सांवले रंग का मिडिल एज्ड आदमी आग के समंदर से बाहर भाग रहा था और उसकी बाहों में करीब 8 साल की एक छोटी बच्ची थी। बच्ची के चेहरे का दाहिना हिस्सा बुरी तरह जल चुका था और वो बेहोश हो गई थी। ये वही बच्ची थी जिसे अर्जुन इतने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। सानवी। फोटो को पकड़ते हुए अर्जुन के हाथ हल्के से कांपने लगे और उसकी आंखें तुरंत गुस्से और दर्द से लाल हो गईं। सानवी के मुस्कुराते हुए चेहरे की वो मासूम और प्यारी यादें उसके दिमाग में किसी फ्लैशबैक की तरह घूमने लगीं। सानवी ने अपनी मीठी आवाज में कहा था, अर्जुन, भले ही कोई और आपको पसंद ना करे, सानवी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। सानवी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, अर्जुन, सानवी हमेशा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनेगी। सानवी ने मासूमियत से कहा था, अर्जुन, क्या हुआ अगर शेखावत अंकल आपसे प्यार नहीं करती? सानवी आपसे बहुत प्यार करती है। सानवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा था, अर्जुन, अगर पॉसिबल हुआ तो क्या मैं बड़ी होकर आपकी वाइफ बन सकती हूँ? अचानक अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, जैसे वो अपने अंदर उठ रहे इमोशंस के तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अपनी लाल आंखों से देखते हुए अर्जुन ने भारी आवाज में पूछा, जिसने सानवी को बचाया था, वो इंसान कहाँ है? वीर ने अर्जुन की इस बेचैन हालत को देखा और एक गहरी बेबस आह भरते हुए कहा, मैंने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा है, लेकिन जो भी हो, कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि मेरी बहन जिंदा है। जब तक वो जिंदा है हम उसे ढूंढ ही लेंगे। ये सुनते ही अर्जुन के हैंडसम चेहरे के एक्सप्रेशंस बेहद सीरियस और डार्क हो गए। जब उस प्राइवेट बूथ का माहौल बहुत ही भारी और सफोकेटिंग हो रहा था, तभी उनके बगल से एक मक्खन लगाने वाली आवाज गूंजी, अर्जुन सर, समीर सर, वीर सर, केके नाइट क्लब में आपका वेलकम है। अर्जुन ने इरिटेट होकर अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का, जो एक चमकीली पिंक शर्ट पहने हुए था, हाथ में वाइन की एक बोतल लिए खड़ा है। वो उनके सामने एक बहुत ही फीक और चापलूसी भरी स्माइल के साथ खड़ा था। अर्जुन की आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो गईं, बिल्कुल किसी नरक के शैतान की तरह। अर्जुन ने गुस्से से पूछा, तो फिर मुझे बताओ, ये वाइन कहाँ से आई है? ये कौन से साल की है? मयंक एकदम स्पीचलेस हो गया। उसे बस इतना पता था कि 3 साल पहले सिया फ्रांस में एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी और वहां से महंगी वाइन्स का एक बैच लेकर आई थी। जहां तक स्पेसिफिक लोकेशन या विंटेज की बात थी, उसने कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी सिया से पूछा था। उसके लिए जब तक वाइन का टेस्ट अच्छा है, डिटेल्स की परवाह किसे है।
यही सोचते हुए मयंक ने एक स्ट्रेट फेस बनाते हुए कहा, अर्जुन सर, मेरे स्टोरेज में बहुत सारी फेमस वाइन्स हैं। मैं एकदम से सारी डिटेल्स याद नहीं रख सकता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, जिनमें से एक ठंडी और खतरनाक बिजली सी निकल रही थी, सख्त लहजे में पूछा, 100 मिलियन की एक जिन की बॉटल, और तुम बस ऐसे ही इसे फ्री में दे रहे हो? क्या तुम सच में इतने दयालु हो या इसके पीछे तुम्हारा कोई हिडन मोटिव है? अर्जुन की आवाज बहुत भारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, जिसमें एक ना खत्म होने वाली ठंडक थी। मयंक पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। मयंक ने हैरानी से खुद से कहा, अर्जुन कह रहा है कि ये बॉटल 100 मिलियन की है। शनाया ने सच में मुझे इतनी महंगी वाइन इस इडियट को देने के लिए कहा था। वो आखिर सोच क्या रही थी? समीर और वीर भी अर्जुन की बातें सुनकर हैरान रह गए। समीर खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, अर्जुन, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? एक वाइन की बॉटल 100 मिलियन की कैसे हो सकती है? और कोई इसे ऐसे ही फ्री में क्यों दे देगा? अर्जुन ने मयंक के हाथ में पकड़ी उस जिन की बॉटल को डार्क एक्सप्रेशंस के साथ घूरा और बिना किसी इमोशन के बोला, 3 साल पहले फ्रांस की एक ग्लोबल ऑक्शन में जॉय नाम की एक मिस्टीरियस इंसान ने इस वाइन की बॉटल को ठीक मेरे हाथों से 100 मिलियन में छीन लिया था। उस ऑक्शन में वो बस अपने पिता का एक फोन कॉल लेने के लिए बाहर गया था और उसी छोटी सी टाइम फ्रेम में वो वाइन जॉय ने हथिया ली थी। अर्जुन के लिए वो इंसिडेंट किसी घोर बेइज्जती से कम नहीं था। समीर ने गहरी सांस लेते हुए हैरानी से कहा, तो जो वाइन की बोतल तुमसे फ्रांस के ऑक्शन में छीनी गई थी, क्या ये वही है? वीर भी काफी सरप्राइज था। उसने कंफर्म करते हुए पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये वही बोतल है? उन सभी को पता था कि जब अर्जुन 3 साल पहले उस ऑक्शन में गया था तो इस मिस्टीरियस जॉय ने प्रैक्टिकली उसके मुंह पर तमाचा जड़ा था। अर्जुन तब से ही उस इंसान को ढूंढ रहा था, लेकिन जॉय बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया था। किसने सोचा होगा कि वो चुराई गई जिन की जैसी चीप नाइट क्लब में मिलेगी? जब मयंक ने ये सब सुना तो उसे पूरा सीन समझ आ गया। जॉय वो इंग्लिश नाम था जो सिया ग्लोबल ऑक्शन अटेंड करते टाइम यूज करती थी। जब वो इस वाइन को वापस लेकर आई तो उसने इसे केके नाइट क्लब में ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसके मास्टर की तबीयत खराब थी और उसे उनकी केयर करने के लिए वापस आइलैंड पर जाना पड़ा था। मयंक को नहीं पता था कि सिया ने अर्जुन से ये वाइन कैसे छीनी, लेकिन अर्जुन के चेहरे को देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि आज रात वो इस आदमी को हैंडल करने में तो फेल होगा ही, बल्कि एक बहुत बड़ा बवाल भी मचने वाला है। सालों तक इस नाइट लाइफ सीन में सर्वाइव करने के बाद मयंक ऑन द स्पॉट झूठ बोलने में एकदम एक्सपर्ट हो गया था। उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक पोलाइट स्माइल चिपकाई और बोला, अर्जुन सर, ये वाइन, ये तो असल में मुझे एक फ्रेंड की फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। मुझसे पक्का गलती से कोई गलत बॉटल हाथ में आ गई होगी। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए इसे तुरंत दूसरी बॉटल से एक्सचेंज करके लाता हूँ। अर्जुन ने मयंक की तरफ अपनी गहरी काली आंखों से देखते हुए, जिनमें कोई नरमी नहीं थी लेकिन होठों पर एक हल्की सी अट्रैक्टिव स्माइल लिए कहा, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अपने उस दोस्त के दोस्त को कॉल करो और उसे मुझसे मिलने के लिए यहाँ बुलाओ। उस आदमी का चेहरा भले ही मुस्कुराता हुआ लग रहा था, लेकिन मयंक को ये किसी खुली धमकी से कम नहीं लग रहा था। मयंक ने मन ही मन झुंझलाते हुए सोचा, डैम इट, अब मैं ये सब और नहीं झेल सकता। जैसे ही मयंक अर्जुन से भिड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी एक मोटे चिपचिपे हाथ ने अचानक उसे पीछे से पकड़ लिया। विमल ने अपनी भारी और घमंडी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बॉस मयंक, क्या मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहा हूं? मैंने तुमसे उस फॉक्स मास्क वाली ब्यूटी को मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाने को कहा था। कहाँ है वो? मयंक ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि विमल, जिसका बियर बेली बाहर निकला हुआ था, उसे बेहद भद्दे एक्सप्रेशंस के साथ घूर रहा है। अचानक मयंक के दिमाग में एक आइडिया आया। मयंक ने जल्दी से एक फीक स्माइल बनाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी विमल सर, यहाँ इस गेस्ट को मुझसे कुछ काम है और मैं अभी एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं जा सकता। ये बोलते हुए उसने बूथ में बैठे अर्जुन की तरफ एक झूठी मजबूरी वाले लुक के साथ देखा। मयंक ने अपने दिमाग में सोचा, क्या सिया ने उसे दूसरों से पंगे ना लेने के लिए नहीं कहा था? खैर, इस विमल को मजा चखाने के लिए अगर मैं अर्जुन का यूज कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? नाइट क्लब की लाइटिंग बहुत डिम थी। अर्जुन का पूरा फिगर अंधेरे में छिपा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। बाहर निकले हुए पेट वाली विमल को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बूथ में बैठा वो आदमी कोई ऐसा टाइटन है जिससे पंगा लेना उसकी बस की बात नहीं है।
उसने मान लिया कि वो आदमी बस कोई यंग आवारा लड़का है जो यहाँ मजे करने आया है। वो बस उस मास्क वाली ब्यूटी को नाइट क्लब से दूर ले जाना चाहता था और उस पर अपनी हवस मिटाना चाहता था। बीच में डिस्टर्ब होने और लेट होने की वजह से वो इस बात को ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था। विमल ने गुस्से में भड़कते हुए अर्जुन के सामने रखी कॉफी टेबल पर जोर से लात मारी और चिल्लाया, ओए लड़के, तुम मेरा मजा किरकिरा कर रहे हो? क्या तुम्हारी मौत आई है? विमल अपने पैसे के दम पर नाइट क्लब में किसी गुंडे की तरह बिहेव करता था। आज किसी ने एक ब्यूटी के साथ उसकी गुड नाइट खराब करने की हिम्मत की थी। उसे अपना गुस्सा तो निकालना ही था। वीर और समीर विमल को अर्जुन के सामने इस तरह बॉस बनते हुए देख रहे थे। उन्होंने बस एक स्माइल दी और कुछ नहीं कहा। अफवाह थी कि ये विमल पहले एक छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था। 10 साल से भी ज्यादा पहले उसने गलती से बजाज ग्रुप की बेटी की जान बचाई थी और उनका घर जमाई बन गया था। लेकिन उसके उस फैमिली में एंट्री लेने के बाद बजाज फैमिली के मेंबर्स एक एक करके मरने लगे। 10 साल पहले उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में गायब हो गई और आज तक नहीं मिली। फिर विमल को नेचुरली बजाज फैमिली की प्रॉपर्टी और फार्मास्यूटिकल कंपनी मिल गई और वो सीधा बजाज मेडिकल ग्रुप का बॉस बन बैठा। लेकिन इंसान का कैरेक्टर उसके अंदर होता है। पैसों की चादर ओढ़ने के बाद भी वो अपने अंदर की उस चीपनेस को नहीं छिपा सका। वीर और समीर अक्सर ऐसे लो क्लास लोगों के मुंह लगने से बचते थे, लेकिन आज इस विमल ने अर्जुन को उकसाने की हिम्मत की थी। उसने उसके सामने रखी टेबल को लात तक मार दी। क्या वो अपनी जिंदगी से ऊब गया था? विमल को खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। बूथ में बैठे उस लड़के का कोई रिएक्शन ना देखकर उसने अपनी मोटी उंगली आगे बढ़ाई और सीधे अंधेरे में अर्जुन के चेहरे की तरफ पॉइंट करते हुए घमंड में चिल्लाया, हे लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने सुना? अगले ही सेकंड तेज म्यूजिक के बीच एक रोंगटी खड़ी कर देने वाली चीख गूंजी। मयंक ने नीचे देखा और पाया कि सोफे पर बैठे उस एलिगेंट आदमी ने बड़ी बेदर्दी से विमल की उंगली पकड़ रखी है और एक तेज क्रैक की आवाज के साथ उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया है। उंगली पूरी तरह से टूट चुकी थी। समीर और वीर ने तो अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। उन्हें पता था कि ये तो बस एक शुरुआत है। अर्जुन से पंगा लेने का मतलब था कि अगर तुम मरे नहीं तो भी तुम्हारी एक लेयर स्किन तो छिल ही जाएगी। विमल ने अपनी टूटी हुई उंगली को दर्द से पकड़ते हुए दांत पीस कर कहा, लड़के, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, अब तुम गए। अर्जुन ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए बहुत ही शांति से पूछा, अभी तुमने किस पैर से टेबल पर लात मारी थी? जैसे ही उसने ऊपर देखा, विमल ने वो बेहद हैंडसम चेहरा और वो डार्क ठंडी आंखें देखी। वो तुरंत कांप उठा। फिर वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए रोने लगा। विमल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अर्जुन, अर्जुन सर, आई एम सॉरी, मैं अंधा हो गया था, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अर्जुन ने बहुत ही कैजुअल टोन में, जैसे वो मौसम के बारे में बात कर रहा हो, कहा, मेरा पेशेंस बहुत लिमिटेड है। तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए डिसाइड कर लेता हूं। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा राइट पैर बर्बाद कर दूं? विमल इतना डर गया था कि उसने जमीन पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। विमल ने रोते हुए कहा, अर्जुन सर, मैं गलत था, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। अर्जुन ने उस आदमी की तरफ बिना किसी इमोशन के नीचे देखा और बोला, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरे सामने टेबल पर लात मारी है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें एक चांस देना चाहिए? उसका टोन लगभग एलिगेंट लग रहा था, लेकिन विमल के लिए ये मौत की घंटी जैसा था। विमल ने हकलाते हुए कहा, मैं। विमल ने अपने दांत पीसे, अपनी कमर से एक छोटा सा चाकू निकाला और बिना हिचकिचाए उसे अपनी ही पिंडली में घोंप दिया। खून तुरंत बाहर निकला और उसके चेहरे पर भी छींटे पड़े, लेकिन उसने एक आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं की। वीर और समीर थोड़े से सरप्राइज थे। इस मोटे विमल में सच में थोड़ी हिम्मत थी। अर्जुन ने उसे एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ नीचे देखा, जैसे किसी चींटी को देख रहा हो, और पूछा, बस इतना ही? साफ था कि वो सैटिस्फाइड नहीं था। विमल ने दर्द बर्दाश्त किया, चाकू को बाहर निकाला और उसे फिर से उसी घाव में घोंप दिया। विमल ने हाँफते हुए पूछा, अर्जुन सर, क्या आप अब सैटिस्फाइड हैं? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी डार्क आंखों में एक ठंडी बर्फीली चमक थी। विमल ने तीसरी बार चाकू निकाला और उसे फिर से उसी घाव में घोंप दिया। फर्श पर खून ही खून बहने लगा।
अर्जुन ने विमल के खून से लथपथ राइट पैर को देखा और एक ईविल स्माइल देते हुए बोला, वैसे मुझे लगता है मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना था कि तुम चाहते हो कि वो फॉक्स मास्क वाली ब्यूटी तुम्हें कंपनी दे। सवाल भले ही कैजुअल लग रहा था, लेकिन हर एक शब्द में हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक थी। विमल एक बहुत चालू इंसान था। वो तुरंत अर्जुन का मतलब समझ गया। विमल ने दर्द को सहते हुए हाँफ कर कहा, अर्जुन सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अर्जुन ने अपने होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ पूछा, मजाक? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो या खुद के साथ? विमल ने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं पक्का खुद के साथ मजाक कर रहा था। खून बहने की वजह से विमल का चेहरा पीला पड़ने लगा था। उसने विनती करते हुए कहा, अर्जुन सर, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब कभी उस ब्यूटी के बारे में नहीं सोचूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। गेट आउट। ऊपर से एक ठंडी और तीखी आवाज गूंजी। बिना एक भी शब्द कहे विमल अपने खून से लथपथ राइट पैर को घसीटते हुए नाइट क्लब से ऐसे भाग गया जैसे अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। वीर, समीर। जब अर्जुन ने फिर से ऊपर देखा तो मयंक और वो जीन वाइन की बोतल वहां से कब की गायब हो चुकी थी। समीर ने केयरफुली एक ग्लास वाइन डाली और उसे अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अर्जुन, ऐसे इंसान पर गुस्सा मत हो, ड्रिंक लीजिए। सिया छुपकर ये नजारा देख रही थी। वो एकदम स्पीचलेस थी। वो अर्जुन की बंदी कब बन गई? हालांकि टेक्निकली वो सिर्फ नाम के लिए अर्जुन की वाइफ थी, लेकिन फिलहाल उसकी आइडेंटिटी एक डांसर की थी, जिसका अर्जुन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सच कहा जाए तो अर्जुन की वाइब और ऑरा उस मिस्टीरियस आदमी से काफी मिलता जुलता लग रहा था, जिसके साथ उसने वो रात बिताई थी। सिया ने खुद से सोचते हुए कहा, क्या ऐसा होता है कि सारी गुड लुकिंग लड़कों की वाइब एक जैसी ही होती है? उधर अर्जुन ने अपनी ठंडी और गहरी आंखों को सिकोड़ते हुए उस टकले आदमी को घूरा, जिसका सिर पहले से ही खून से लथपथ था। उसके होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। अर्जुन ने अपनी स्माइल को बरकरार रखते हुए टॉन्ट कसते हुए कहा, अभी तो तुम बहुत चौड़े हो रहे थे ना, अब किस बात का डर लग रहा है? उसकी भारी आवाज में एक अजीब सी लेजीनेस थी, लेकिन सुनने में वो किसी नरक की खौफनाक धुन जैसी लग रही थी। वो टकला आदमी इतना डर गया था कि उसकी पैंट सच में गीली हो गई। टकले आदमी ने कांपते हुए और हकलाते हुए कहा, अर्जुन, अर्जुन सर, मैं अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि ये आप और आपकी बंदी हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अर्जुन ने उसे बीच में ही टोकते हुए अपनी ठंडी और तीखी आवाज में कैजुअली पूछा, क्या प्रॉमिस करती हो तुम? टकले आदमी का चेहरा डर की मारी एकदम सफेद पड़ गया। टकले ने हकलाते हुए और हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब कभी आपकी बंदी पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे की वो स्माइल थोड़ी कम हो गई। वो अचानक अपने हाथ में चाकू से खेलते हुए उस टकले की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने लीजी टोन में खतरनाक तरीके से घूरते हुए पूछा, और तुम इस बात की गारंटी कैसे देने वाले हो? टकले आदमी ने जब देखा कि अर्जुन एक एक कदम करके उसकी तरफ आ रहा है, तो उसे समझ आ गया कि वो आज यहां से बचकर नहीं जा सकता। उसने अपने दांत पीसे, अपनी पॉकेट से एक छोटा चाकू निकाला और उसे सीधा अपने पैरों के बीच घुसा दिया। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख के साथ वो टकला खून से पूरी तरह लथपथ हो गया। अर्जुन ने टकली की इस दर्दनाक स्टेप को बर्फ जैसी ठंडी आंखों से देखते हुए कहा, टिस्क टिस्क, तुम्हारी हिम्मत सच में काबिले तारीफ है। सिया पूरी तरह ब्लैंक थी। उसने सिर्फ अफवाहें सुनी थीं कि अर्जुन एक क्लिनिकल साइकोपैथ है। जो भी उससे पंगा लेता है वो या तो खून से लथपथ मिलता है या फिर जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। लेकिन उसने ये सब कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। आज विमल और इस टकले को खुद को इतनी बेदर्दी से नुकसान पहुंचाते देख उसे फाइनली समझ आ गया कि ये आदमी असल में कितना खौफनाक है। सिया को लगा कि अब उसे अपना पुराना प्लान बदलना पड़ेगा। उसे जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स लेना होगा। अगर कभी अर्जुन को उसकी हिडन आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया
तो वो शायद इससे भी ज्यादा कोई क्रेजी हरकत कर बैठेगा जो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी था इन पियक्कड़ों को हैंडल करना। सिया ने जल्दी से अपना फोन निकाला और मयंक को टेक्स्ट किया। बैक स्टेज वाली हॉलवे में कुछ ड्रंक लोग इंजर्ड पड़े हैं, किसी को भेजकर इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। हालांकि ये पियक्कड़ मरने लायक ही थे, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो कीकी क्लब पक्का मुश्किल में पड़ जाएगा। कीकी क्लब अपने मास्टर्स का बदला लेने के लिए उसका एक इम्पोर्टेंट हाइड आउट था। वो इन फालतू लोगों की वजह से इसे बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। उसी जल्द ही मयंक का रिप्लाई आया। सिया, मैंने सर्विलेंस कैमरे में सब देख लिया है, मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगा। अर्जुन एक पागल इंसान है, तुम अभी के अभी वहां से निकलो। तभी हॉल की लाइट्स डिम हो गईं। सिया ने नोटिस किया कि अर्जुन का ध्यान उस पर नहीं है, तो उसने चुपके से वहां से खिसकने का मौका ढूंढा। लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर तक पहुंची, अचानक पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ा और जोर से दीवार के खिलाफ धक्का दे दिया। सिया ने शॉक में ऊपर देखा और उसकी नजरें अर्जुन के हैंडसम लेकिन ठंडे चेहरे से मिली। अर्जुन ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम बिना थैंक्स बोले यहां से भागना चाहती हो? अर्जुन ने फॉक्स मास्क पहनी उस लड़की को घूरा। उसकी गहरी आंखें बिना पलक झपकाए बस सिया की आंखों में देख रही थीं। उसे अब रियलाइज हुआ कि जिस लड़की के साथ उसने 1 महीना बिताया था, वो उसकी 1 साल की वाइफ सिया से काफी मिलती जुलती थी। खासकर वो आंखें, वो लगभग सेम थीं। उसी पल बिना किसी रीजन के अर्जुन की हार्टबीट तेज हो गई। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, आखिर ये है कौन? ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? सिया अपने चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर उस बर्फीले चेहरे को देखकर थोड़ी नर्वस हो गई। सिया ने पैनिक होते हुए खुद से कहा, जिस आदमी के साथ मैंने 1 महीना बिताया, वो सच में अर्जुन तो नहीं हो सकता ना? वरना उन दोनों की आंखें इतनी सिमिलर कैसे हो सकती हैं? उनकी 1 साल की शादी में वो कभी ठीक से नहीं मिले थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं था और उन्हें ये भी याद नहीं था कि दूसरा कैसा दिखता है। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि अर्जुन ही वो आदमी हो सकता है जिसके साथ उसने रातें बिताई थीं। अगर ये सच हुआ तो क्या उन्हें डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं? हे भगवान, इस मोमेंट पर वो बस यही प्रे कर रही थी कि उसका शक गलत हो। सिया ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सिया ने धीरे से अपनी पतली उंगली उठाई और उस आदमी के शार्प जॉलाइन वाले गाल को हल्की सी सहलाते हुए फ्लर्टिंग टोन में कहा, सर, क्या आप भी बाकी लड़कों की तरह मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रही हैं? उसने जानबूझकर एक बहुत ही फेक हाई पिच वाली क्यूट सी आवाज का यूज किया। ज्यादातर लड़कों के लिए ऐसी आवाज को इग्नोर करना मुश्किल ही था, लेकिन उसे पता था कि अर्जुन को ठीक इसी तरह की आवाज से सबसे ज्यादा चिढ़ थी। तभी हॉल की लाइट्स डिम हो गईं। सिया ने नोटिस किया कि अर्जुन का ध्यान उस पर नहीं है, तो उसने चुपके से वहां से खिसकने का मौका ढूंढा। लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर तक पहुंची, अचानक पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ा और जोर से दीवार के खिलाफ धक्का दे दिया। सिया ने शॉक में ऊपर देखा और उसकी नजरें अर्जुन के हैंडसम लेकिन ठंडे चेहरे से मिली। अर्जुन ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम बिना थैंक्स बोले यहां से भागना चाहती हो? अर्जुन ने फॉक्स मास्क पहनी उस लड़की को घूरा। उसकी गहरी आंखें बिना पलक झपकाए बस सिया की आंखों में देख रही थीं। उसे अब रियलाइज हुआ कि जिस लड़की के साथ उसने 1 महीना बिताया था, वो उसकी 1 साल की वाइफ सिया से काफी मिलती जुलती थी। खासकर वो आंखें, वो लगभग सेम थीं। उसी पल बिना किसी रीजन के अर्जुन की हार्टबीट तेज हो गई। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, आखिर ये है कौन? ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? सिया अपने चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर उस बर्फीले चेहरे को देखकर थोड़ी नर्वस हो गई। सिया ने पैनिक होते हुए खुद से कहा, जिस आदमी के साथ मैंने 1 महीना बिताया, वो सच में अर्जुन तो नहीं हो सकता ना? वरना उन दोनों की आंखें इतनी सिमिलर कैसे हो सकती हैं? उनकी 1 साल की शादी में वो कभी ठीक से नहीं मिले थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं था और उन्हें ये भी याद नहीं था कि दूसरा कैसा दिखता है। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि अर्जुन ही वो आदमी हो सकता है जिसके साथ उसने रातें बिताई थीं। अगर ये सच हुआ तो क्या उन्हें डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं? हे भगवान, इस मोमेंट पर वो बस यही प्रे कर रही थी कि उसका शक गलत हो। सिया ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सिया ने धीरे से अपनी पतली उंगली उठाई और उस आदमी के शार्प जॉलाइन वाले गाल को हल्की सी सहलाते हुए फ्लर्टिंग टोन में कहा, सर,
क्या आप भी बाकी लड़कों की तरह मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रही हैं? उसने जानबूझकर एक बहुत ही फेक हाई पिच वाली क्यूट सी आवाज का यूज किया। ज्यादातर लड़कों के लिए ऐसी आवाज को इग्नोर करना मुश्किल ही था, लेकिन उसे पता था कि अर्जुन को ठीक इसी तरह की आवाज से सबसे ज्यादा चिढ़ थी। अर्जुन ही वो मिस्टीरियस आदमी है जिसके साथ उसने 1 महीना बिताया था। सिया उसके साथ कोई और ड्रामा नहीं चाहती थी। सिया ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा क्यूट बनाते हुए अपने गोरे हाथों को उसके चेस्ट पर रखा और कहा, सर, क्या आप लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए इतना पुराना तरीका यूज कर रहे हैं? उस ठंडे और घमंडी आदमी ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसकी पतली कलाई को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी आग थी जब उसने ऑर्डर देते हुए कहा, अपना मास्क उतारो। ये बोलते हुए उसका दूसरा हाथ सिया के चेहरे से फॉक्स मास्क हटाने के लिए आगे बढ़ा। वो देखना चाहता था कि इस मास्क के पीछे आखिर कैसा चेहरा छिपा है। ये लड़की उसे सिया की याद क्यों दिला रही थी? उसके इरादे को समझते हुए सिया ने तुरंत पैनिक होने का नाटक किया। सिया ने उसके पीछे पॉइंट करते हुए डरने की एक्टिंग के साथ चिल्लाई, पुलिस आ गई। ये सुनकर अर्जुन ने रिफ्लेक्स एक्शन में अपना सिर घुमाया। सिया जल्दी से उसके हाथ के नीचे से खिसक गई और भीड़ से भरी डांस फ्लोर में भाग गई। जब तक अर्जुन उसे पकड़ने के लिए वापस मुड़ा, वो पहले ही गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने होठों को भींचा और उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। अर्जुन ने मन ही मन सोचते हुए एक ईविल स्माइल दी। तुमने अर्जुन से पंगा लिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बचकर भाग सकती हो? अर्जुन की जेब में रखा फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और ये देखकर कि उसकी दादी की कॉल आ रही है, उसने तुरंत फोन उठा लिया। अर्जुन ने फोन उठाते हुए पूछा, दादी, कोई काम था क्या? फोन से एक प्यारी सी बुजुर्ग आवाज आई, अर्जुन, कल सिया को लेकर पुरानी हवेली आ जाना। मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। सिया? ये नाम सुनते ही अर्जुन के दिमाग में लोमड़ी का मास्क पहनी उस डांसर की आंखों की झलक फिर से घूम गई। उसे फाइनली समझ आ गया कि वो आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थीं। हाँ, क्या वो सिया की आंखें नहीं थीं? वही बंदी जो 1 महीने तक उसके साथ रही और फिर उसे डंप करके चली गई। उसी पल अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी कुटिल मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब सी बर्फीली ठंडक छाने लगी। अर्जुन ने अपनी दादी को तसल्ली देते हुए कहा, टेंशन मत लो दादी, हम कल टाइम पर जरूर पहुंच जाएंगे। रॉयल विंड गार्डन। जब सिया, जो वापस अपनी नॉर्मल कपड़ों में आ चुकी थी, बाहर से लौटी तो उसने देखा कि हाउस हेल्प सविता सब कुछ समेटने में बिजी थी। सिया ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, सविता आंटी, आप इतनी रात तक क्यों जगी हुई हैं? आप रेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं? सिया को वापस आते देख सविता ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसका स्वागत किया और एक्साइटमेंट में बोली, छोटी मालकिन, एक गजब की गुड न्यूज है। छोटे मालिक अर्जुन आज रात रॉयल विंड गार्डन में रुकने आ रहे हैं। अगर तुम आज रात उनके बच्चे की माँ बनने का कोई तरीका निकाल लो तो शेखावत फैमिली में तुम्हारा रुतबा बढ़ जाएगा और फिर तुम्हें कभी किसी के नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे। सविता शेखावत फैमिली की बहुत पुरानी और भरोसेमंद मेंबर थी, जिसने अर्जुन को अपने सामने बड़ा होते देखा था। जब से सिया की शादी इस फैमिली में हुई थी, तब से अर्जुन ने उसे रॉयल विंड गार्डन में सिया का ख्याल रखने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया था। शुरुआत में अर्जुन का मकसद सविता से सिया की जासूसी करवाना था, लेकिन पिछले 1 साल में सविता को ये समझदार और सलीकेदार छोटी मालकिन काफी पसंद आने लगी थी। उसकी नजर में भले ही सिया की दाहिने गाल पर जलने का एक निशान था, लेकिन उसकी नैन नक्श बहुत ही सुंदर थे और उसका शांत और प्यारा नेचर छोटे मालिक अर्जुन की रूड और तीखे एटीट्यूड को एकदम परफेक्ट तरीके से बैलेंस करता था। लेकिन सैड पार्ट ये था कि पिछले 1 साल में छोटे मालिक जितनी बार रॉयल विंड गार्डन आए थे, उसे उंगलियों पर गिना जा सकता था, और जब वो आते भी थे तो बस थोड़ी देर रुककर निकल जाते थे। वो कभी रात में नहीं रुकी थी और उन्होंने सिया से मुश्किल से ही 2-4 बातें की होंगी। सविता को सच में सिया की फिक्र होती थी। अब जब उसे पता चला कि छोटे मालिक रुकने आ रहे हैं, तो वो सिया के लिए दिल से बहुत खुश थी। सविता की एक्साइटमेंट देखकर सिया की माथी पर हल्की सी सिलवटें पड़ गईं। सिया ने थोड़ा डाउट करते हुए पूछा, सविता आंटी, क्या आप श्योर हैं कि अर्जुन ने कहा है कि वो आज रात रॉयल विंड गार्डन आ रहे हैं? उसने अभी अभी उस बंदी को के नाइट क्लब में देखा था। वो यहाँ कैसे आ सकता है? कहीं सविता आंटी को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? सविता ने खुश होती हुई मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी अभी छोटे मालिक ने खुद कॉल किया था। उन्होंने कहा कि वो आज रात रॉयल विंड गार्डन में ही रुकेंगे। ये सुनती ही सिया की चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई।
क्या वो घटिया इंसान अर्जुन मेंटली क्रैक हो गया है? आखिर वो आज रात रॉयल विंड गार्डन में रुकने क्यों आ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे नाइट क्लब में ही मेरी आइडेंटिटी पर शक हो गया हो? क्या वो आज रात मेरा टेस्ट लेने आ रहा है? या क्या अर्जुन सच में वही मिस्ट्री मैन है जिसके साथ मैं 1 महीने तक रही थी? हे भगवान, लग रहा है मैंने कोई बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। सिया का परेशान चेहरा देखकर सविता ने हैरानी से पूछा, सिया बेटा, छोटे मालिक आ रहे हैं तो आप खुश क्यों नहीं हैं? क्या आप हमेशा उनके आने का वेट नहीं करती थी? सविता की नजर में छोटी मालकिन एक ऐसी लड़की थी जो अर्जुन के प्यार में पूरी तरह पागल थी। अब जब उसकी विश फाइनली पूरी हो रही थी तो वो खुश क्यों नहीं थी? सिया ने जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और एक फेक स्माइल दी। सिया ने अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए कहा, सविता आंटी, मैं अनहैप्पी नहीं हूँ। मैं बस बस बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं और उनका मूड ना खराब हो जाए। आपको तो पता ही है, वो हमेशा से मुझे डिसलाइक करते हैं। ये बोलते हुए उसने अपना सिर हल्का सा नीचे कर लिया और उसके हाथ नर्वस होकर एक दूसरे से उलझ रही थी। वो बिल्कुल किसी ऐसे इंसान की तरह लग रही थी जो बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ हो। सविता ने उसे दिलासा देते हुए प्यार से उसके हाथ को थपथपाया और बड़ी प्यार से समझाते हुए कहा, सिया बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हालांकि छोटे मालिक बाहर से कोल्ड और रूड दिखते हैं, लेकिन असल में उन्हें प्यार की बहुत जरूरत है। जब तक तुम उन्हें पूरे दिल से प्यार करोगी, मुझे यकीन है कि एक दिन उनका भी दिल पिघल ही जाएगा। प्यार की जरूरत? सिया ने मन ही मन आंखें घुमाई। क्या अर्जुन जैसे बेरहम और बदला लेने वाली मॉन्स्टर को सच में प्यार की जरूरत है? एक पल सोचने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई। सिया ने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, सविता आंटी, बाहर सब लोग अर्जुन से इतना डरते क्यों हैं? इतना कि वो उसका सामना करने से बेहतर खुद को चोट पहुंचाना सही समझती हैं। पुराने जमाने के राजा महाराजाओं का भी इतना खौफ नहीं होता था यार। सविता बोलने से पहले थोड़ी झिझकी। सविता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सिया बेटा, कुछ बातें हैं जो मैंने आपको कभी नहीं बताई। असल में छोटे मालिक अर्जुन को बचपन में उनके पिता वीरेंद्र बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। खासकर तब जब एक कार एक्सीडेंट के बाद उनके बड़े भाई कोमा में चले गए तो वीरेंद्र उनसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। अगर पुरानी मालकिन ने अर्जुन को शेखावत ग्रुप का वारिस बनाने की जिद ना की होती तो कभी उनका नंबर ही नहीं आता। सविता ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है कि वीरेंद्र ने असल में कंपनी में छोटे मालिक की सारी पावर खत्म कर दी है और वो उन्हें वारिस की पोस्ट से हटाकर अपने छोटे बेटे को वहां बिठाना चाहते हैं। हालांकि पुरानी मालकिन छोटे मालिक से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो छोटी मालिक बिल्कुल अकेले और बेसहारा रह जाएंगी। सिया एकदम ब्लैंक हो गई। उसे बस इतना पता था कि एक आग के हादसे की वजह से अर्जुन को आंखों की कोई सीरियस बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसका पहला प्यार उसे छोड़कर चला गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शेखावत फैमिली में अर्जुन का स्टेटस इतना लो होगा। लेकिन इस सब का इस बात से क्या लेना देना है कि हर कोई उससे डरता क्यों है? क्या यही वजह है कि वो इतना क्रूर हो गया है? लॉजिक कुछ खास समझ नहीं आ रहा। सिया ने बिल्कुल शांत आवाज में पूछा, तो आपका मतलब है कि पुरानी मालकिन को छोड़कर शेखावत फैमिली में उन्हें कोई पसंद नहीं करता? सविता ने गहरी सांस लेते हुए दुख भरे स्वर में कहा, हाँ, छोटी मालिक असल में एक बहुत ही बेचारे बच्चे हैं। उनकी माँ की गुजर जाने के बाद पुरानी मालकिन ने मुझे उनका ख्याल रखने के लिए कहा था। उस वक्त वो स्कूल में थी और कुछ स्कूल के गुंडे उन्हें बुली किया करती थी। वीरेंद्र सर ने ना सिर्फ उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्हें सजा के तौर पर बर्फ में घुटनों की बल बैठने को मजबूर कर दिया। अगर पुरानी मालकिन उन्हें टाइम पर नहीं ढूंढ लेती तो शायद वो ठंड से ही मर जाते। सिया शॉक में थी। सिया शॉक में थी। दुनिया में ऐसा सगा बाप भी हो सकता है? हालांकि उसका खुद का अडॉप्टिव फादर उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन वो फिर भी एक अडॉप्टिव फादर ही था। कोई सगा बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? सविता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस दिन के बाद से छोटे मालिक का पूरा नेचर बदल गया। वो बहुत अग्रेसिव और वायलेंट हो गए। जो भी उन्हें बुली करने की हिम्मत करता, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ते। हर हफ्ते जब वो घर आते तो मैं उनके चेहरे और बॉडी पर चोट के निशान देखती।
बाद में एक बार उन्होंने एक चाकू उठाया और स्कूल के उस मेन बुली लड़के को मार दिया। पुरानी मालकिन ने करोड़ों खर्च किए ताकि सामने वाली पार्टी केस वापस ले ले। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें बुली कर सके, लेकिन कोई उनका दोस्त भी नहीं बनना चाहता था। ये सब बताते बताते सविता की आंखें भर आईं। सविता ने रुंधे हुए गले से कहा, वो एक बहुत ही अमीर परिवार के बच्चे हैं, फिर भी उन्हें इतनी गहरी अकेलेपन से गुजरना पड़ा। जब उन्हें बुली किया जाता था तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, वो बस अपनी तरीके से लड़ते रहे। अगर उनकी माँ आज जिंदा होती तो ये सब देखकर उनका दिल टूट जाता। सिया एकदम ब्लैंक हो गई। कोई हैरानी की बात नहीं कि अर्जुन आजकल इतना साइकोपैथ जैसा बिहेव करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके बचपन के ट्रॉमा ने उसे अंदर तक हिला दिया हो? क्या इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी इतनी ट्विस्टेड हो गई है? सिया खुद को रोक नहीं पाई और थोड़ा क्यूरियस होते हुए बोली, सविता आंटी, क्या आपको पता है कि उसके डैड उसे इतना डिसलाइक क्यों करते थे? जैसा कि कहते हैं, अपने दुश्मन को अच्छे से जान लो तो तुम कभी हार नहीं सकते। उसने डिसाइड किया कि अर्जुन की पूरी स्टोरी फिगर आउट करना ही बेस्ट रहेगा। इस तरह चाहे कुछ भी हो जाए, वो टाइम पर रिएक्ट कर पाएगी। सविता उस पुराने टाइम को याद करने लगी और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। सविता ने एक गहरी सांस ली और उदास मन से कहा, सच कहूं तो जब वो बहुत छोटे थे, वीरेंद्र सर उसकी बहुत केयर करते थे। लेकिन जिस साल छोटे मालिक 14 साल के हुए, उनकी माँ गुजर गई। उसके कुछ ही टाइम बाद वीरेंद्र खुलेआम अपनी मिस्ट्रेस और उसके बच्चे को घर ले आई। छोटे मालिक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उस मिस्ट्रेस को 3 बार चाकू घोंप दिया। सविता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वीरेंद्र सर इतने गुस्से में थी कि उन्होंने छोटी मालिक को सीधा जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया। वो पूरी 7 महीने तक वहां बंद रही। जब पुरानी मालकिन ने अपनी जान देने की धमकी दी, तब जाकर वीरेंद्र सर उन्हें वापस लाने के लिए मानी। सविता ने हल्की सी कांपती हुई कहा, लेकिन जब से वो उस जगह से बाहर आई, उनकी पूरी पर्सनालिटी एकदम डार्क और ग्लूमी हो गई। किसी को नहीं पता कि उन्होंने वहां क्या क्या झेला, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, वो तब सिर्फ 14 साल की थी, एक टीनेजर, फिर भी उसे इंसानियत का सबसे डार्क साइड फेस करना पड़ा। सिया, क्या तुम इमेजिन कर सकती हो कि वो दिन उनके लिए कितने बुरी रही होंगी? सविता को याद करके बहुत दुख हो रहा था और उसकी आंसू बहने लगी। एक 14 साल का बच्चा जो पहले ही अपनी माँ की जाने के गम में था, वो अपनी ही बड़ों से इतना दर्द और टॉर्चर कैसे सह सकता था? सिया एकदम शांत थी। सिया एकदम ब्लैंक हो गई। कोई हैरानी की बात नहीं कि अर्जुन आजकल इतना साइकोपैथ जैसा बिहेव करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके बचपन के ट्रॉमा ने उसे अंदर तक हिला दिया हो? क्या इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी इतनी ट्विस्टेड हो गई है? सिया खुद को रोक नहीं पाई और थोड़ा क्यूरियस होते हुए बोली, सविता आंटी, क्या आपको पता है कि उसके डैड उसे इतना डिसलाइक क्यों करते थे? जैसा कि कहते हैं, अपने दुश्मन को अच्छे से जान लो तो तुम कभी हार नहीं सकते। उसने डिसाइड किया कि अर्जुन की पूरी स्टोरी फिगर आउट करना ही बेस्ट रहेगा। इस तरह चाहे कुछ भी हो जाए, वो टाइम पर रिएक्ट कर पाएगी। सविता उस पुराने टाइम को याद करने लगी और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। सविता ने एक गहरी सांस ली और उदास मन से कहा, सच कहूं तो जब वो बहुत छोटे थे, वीरेंद्र सर उसकी बहुत केयर करते थे। लेकिन जिस साल छोटे मालिक 14 साल के हुए, उनकी माँ गुजर गई। उसके कुछ ही टाइम बाद वीरेंद्र खुलेआम अपनी मिस्ट्रेस और उसके बच्चे को घर ले आई। छोटे मालिक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उस मिस्ट्रेस को 3 बार चाकू घोंप दिया। सविता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वीरेंद्र सर इतने गुस्से में थी कि उन्होंने छोटी मालिक को सीधा जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया। वो पूरी 7 महीने तक वहां बंद रही। जब पुरानी मालकिन ने अपनी जान देने की धमकी दी, तब जाकर वीरेंद्र सर उन्हें वापस लाने के लिए मानी। सविता ने हल्की सी कांपती हुई कहा, लेकिन जब से वो उस जगह से बाहर आई, उनकी पूरी पर्सनालिटी एकदम डार्क और ग्लूमी हो गई। किसी को नहीं पता कि उन्होंने वहां क्या क्या झेला, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, वो तब सिर्फ 14 साल की थी, एक टीनेजर, फिर भी उसे इंसानियत का सबसे डार्क साइड फेस करना पड़ा। सिया, क्या तुम इमेजिन कर सकती हो कि वो दिन उनके लिए कितनी बुरी रही होंगी? सविता को याद करके बहुत दुख हो रहा था और उसकी आंसू बहने लगी। एक 14 साल का बच्चा जो पहले ही अपनी माँ की जाने के गम में था, वो अपनी ही बड़ों से इतना दर्द और टॉर्चर कैसे सह सकता था? सिया एकदम शांत थी।
सिया एकदम ब्लैंक हो गई। कोई हैरानी की बात नहीं कि अर्जुन आजकल इतना साइकोपैथ जैसा बिहेव करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके बचपन के ट्रॉमा ने उसे अंदर तक हिला दिया हो? क्या इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी इतनी ट्विस्टेड हो गई है? सिया खुद को रोक नहीं पाई और थोड़ा क्यूरियस होते हुए बोली, सविता आंटी, क्या आपको पता है कि उसके डैड उसे इतना डिसलाइक क्यों करते थे? जैसा कि कहते हैं, अपने दुश्मन को अच्छे से जान लो तो तुम कभी हार नहीं सकते। उसने डिसाइड किया कि अर्जुन की पूरी स्टोरी फिगर आउट करना ही बेस्ट रहेगा। इस तरह चाहे कुछ भी हो जाए, वो टाइम पर रिएक्ट कर पाएगी। सविता उस पुरानी टाइम को याद करने लगी और उसकी आंखें फिर से नम हो गई। सविता ने एक गहरी सांस ली और उदास मन से कहा, सच कहूं तो जब वो बहुत छोटे थे, वीरेंद्र सर उसकी बहुत केयर करते थे। लेकिन जिस साल छोटे मालिक 14 साल के हुए, उनकी मां गुजर गई। उसके कुछ ही टाइम बाद वीरेंद्र खुली आम अपनी मिस्ट्रेस और उसके बच्चे को घर ले आई। छोटे मालिक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उस मिस्ट्रेस को 3 बार चाकू घोंप दिया। सविता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वीरेंद्र सर इतने गुस्से में थी कि उन्होंने छोटे मालिक को सीधा जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया। वो पूरी 7 महीने तक वहां बंद रही। जब पुरानी मालकिन ने अपनी जान देने की धमकी दी, तब जाकर वीरेंद्र सर उन्हें वापस लाने के लिए माने। सविता ने हल्की सी कांपते हुए कहा, लेकिन जब से वो उस जगह से बाहर आई, उनकी पूरी पर्सनालिटी एकदम डार्क और ग्लूमी हो गई। किसी को नहीं पता कि उन्होंने वहां क्या क्या झेला, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, वो तब सिर्फ 14 साल की थी, एक टीनेजर। फिर भी उसे इंसानियत का सबसे डार्क साइड फेस करना पड़ा। सिया, क्या तुम इमेजिन कर सकती हो कि वो दिन उनके लिए कितने बुरे रहे होंगे? सविता को याद करके बहुत दुख हो रहा था और उसकी आंसू बहने लगी। एक 14 साल का बच्चा जो पहले ही अपनी मां की जाने के गम में था, वो अपनी ही बड़ों से इतना दर्द और टॉर्चर कैसे सह सकता था? सिया एकदम शांत थी। कोई शक नहीं कि मुझे हमेशा उसके आसपास एक डार्क वाइब फील होती है। पता चला कि उसका पास्ट भी मेरी तरह ही एकदम मेस्ड अप है। लेकिन उसे लगा कि वो फिर भी लकी थी। हालांकि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे एक नर्क जैसे आइलैंड पर भेज दिया था, लेकिन कम से कम उसे वहां 4 अच्छे मास्टर्स और कुछ लॉयल भाई मिल गए थे। सिया ने फिर से सवाल किया, सविता आंटी, और सानवी का क्या? जब अर्जुन को डिटेंशन सेंटर भेजा गया था, तब सानवी कहाँ थी? उसकी फर्स्ट लव होने के नाते क्या उसने अर्जुन के लिए कुछ नहीं किया? सविता को लगा कि सिया जेलस होकर पूछ रही है, तो उसने जल्दी से उसे तसल्ली दी। सविता ने प्यार से समझाते हुए कहा, सिया, हालांकि सानवी उनके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन वो 10 साल से गायब है। हो सकता है कि वो अब इस दुनिया में ही ना हो। प्लीज तुम इस बात को दिल पर मत लेना। सिया ने अपना सिर उठाया और एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, सविता आंटी, मुझे उसके होने या ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस अर्जुन के पास्ट को थोड़ा बेटर समझना चाहती हूँ। अगर मैं उसे पूरी तरह से नहीं समझूंगी, तो शायद गलती से मैं उसका गुस्सा भड़का दूं और वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सोचकर कि सिया बस अपने हस्बैंड की केयर कर रही है, सविता ने उसे सब कुछ बता दिया। सविता ने पुरानी यादों में खोते हुए कहा, सानवी छोटी मालिक से 7 साल छोटी है। जब वो 7 साल की थी, तब सानवी का जन्म हुआ था। उस वक्त उनकी माँ जिंदा थी और वो अक्सर उन्हें सानवी की फैमिली से मिलाने ली जाती थी। कहते हैं कि छोटे मालिक को वो क्यूट सी सानवी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और वो हमेशा उसे देखने की जिद करते थे। सविता ने आगे बताया, उनकी माँ ने देखा कि वो उसे कितना पसंद करती हैं। दोनों बच्चों की बॉन्डिंग देखकर और दोनों फैमिली का स्टेटस बराबर होने की वजह से उन्होंने सानवी की 7 साल की होने पर उनकी शादी तय कर दी थी। सविता ने दुखी होकर कहा, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिके। कुछ ही टाइम बाद उनकी मां गुजर गईं। जब उन्होंने अपने पिता की नई पत्नी को चाकू मारा और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया, तो 7 साल की सानवी अक्सर अपने भाई वीर से जिद करती थी कि वो उसे वहां उनसे मिलने ले जाए। सविता ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब छोटे मालिक फाइनली वहां से बाहर आए, तो वो सीवियर डिप्रेशन में थे। वो पूरा दिन खुद को कमरे में बंद रखते और कुछ नहीं खाते थे। यहाँ तक कि पुरानी मालकिन और उनके बड़े भाई भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आखिर में वो सानवी ही थी जिसने उन्हें बदला। सविता ने खुशी भरे लहजे में बताया। उसके प्यार और सपोर्ट से छोटे मालिक ने फाइनली स्माइल करना शुरू किया और वापस स्कूल जाने लगी।
उन्हें खुश करने के लिए सानवी अपने भाई वीर को बोलकर उन्हें अलग-अलग चैरिटी इवेंट्स में ले जाती थी। छोटे मालिक की स्माइल अब पहले से ज्यादा दिखने लगी थी। सविता की आवाज अचानक भारी हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब छोटे मालिक 15 साल के थे, वो और सानवी शहर के बाहर एक ओल्ड एज होम में बुजुर्गों से मिलने गए थे। वहां अचानक आग लग गई। छोटे मालिक को तो बचा लिया गया, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई और सानवी वो उस आग में पूरी तरह से गायब हो गई। सविता ने गहरी सांस ली और कहा, उस दिन के बाद से छोटे मालिक का नेचर और भी ज्यादा डार्क और वायलेंट हो गया। उनके काम करने के तरीके पहले से कहीं ज्यादा रूथलेस हो गए। धीरे धीरे वो शहर की सबसे खौफनाक इंसान बन गई। सिया ने मन ही मन सोचा, तो वो बचपन से ही एक प्रॉब्लम चाइल्ड था। अर्जुन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सानवी को ढूंढना काफी होगा? सिया ने अपना मन बना लिया। सिया ने मुस्कुराते हुए सविता से कहा, आपको क्या लगता है, अगर मैंने उस लड़की को ढूंढने में उनकी मदद की तो क्या वो थोड़ी खुश होंगी? सविता ने शौक में सिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम सानवी को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहती हो, लेकिन तुम उनकी वाइफ हो। सिया ने बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर जवाब दिया, एग्जैक्टली, क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूं, इसलिए मुझे वो सब करना चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिले। अगर सानवी को ढूंढने से उनकी दिल का बोझ हल्का हो सकता है तो ये करना वर्थ इट है ना? सविता को सिया की बात बिल्कुल सही लगी। इतने सालों में अर्जुन के आसपास का वो डार्क और ग्लूमी ऑरा बहुत ज्यादा हेवी हो गया था। वो बिना इमोशंस वाली एक मशीन की तरह बन गया था। अगर सानवी अभी भी जिंदा होती और उसके साथ होती तो पक्का वो ज्यादा स्माइल करता। सविता ने गहरी आह भरते हुए कहा, सिया, अगर सानवी जिंदा होती तो वो लगभग तुम्हारी ही उम्र की होती। बस अफसोस इस बात का है कि 10 साल से उसका कोई अता पता नहीं है, तो शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। सविता ने आगे कहा, अगर वो जिंदा होती तो सानवी और शेखावत फैमिली की पावर को देखते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसे ढूंढ ना पाए? सिया ने एकदम कूल एटीट्यूड के साथ काउंटर किया, लेकिन उन्हें उसकी बॉडी भी तो कभी नहीं मिली, है ना? सिया ने खुद से कहा, अगर मैं अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के टॉर्चर से बच सकती हूँ तो शायद सानवी भी दुनिया में कहीं ना कहीं जिंदा ही होगी। सविता ने थोड़ी मायूसी से कहा, अगर वो जिंदा है तो वो वापस क्यों नहीं आई? उसे लग रहा था कि उम्मीद बहुत कम है। सिया ने अपने मन में सोचा, शायद शायद उसकी मेमोरी चली गई हो, बिल्कुल मेरी तरह। 9 साल की उम्र से पहले की सारी मेमोरीज एकदम गायब। अनाथालय के डायरेक्टर ने उसे बताया था कि वो मेन गेट के पास बहुत बुरी हालत में मिली थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान रह गया था। ये सब सोचते हुए सिया का हाथ अपने आप उसकी दाहिनी गाल के निशान पर चला गया। असल में उसका असली निशान उस हर्बल मेडिसिन से पूरी तरह ठीक हो चुका था, जो उसने अपने मास्टर से सीखने के बाद खुद बनाई थी, जब उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे उस आइलैंड पर भेजा था। लेकिन फालतू के ड्रामे और प्रॉब्लम से बचने के लिए वो दुनिया को अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो रोज अपने चेहरे पर वो स्कार मेकअप लगाती थी। ये मेकअप ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए काफी था, लेकिन अगर अर्जुन आज रात रुकने आ गया तो वो शायद इसे पकड़ ले। उसे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई फुल प्रूफ प्लान सोचना होगा। जब तक ये निशान मेरे चेहरे पर है, उसे कभी डाउट नहीं होगा कि मैं ही केके नाइट क्लब वाली डांसर हूँ। और अगर वो सच में वही बंदा निकला जिसके साथ मैं 1 महीने तक थी, तब भी उसे मुझ पर शक नहीं होगा कि मैं ही वो धोखेबाज लड़की हूँ जिसने उसे डंप किया था। मुझे कोई एकदम परफेक्ट प्लान सोचना ही होगा।